गाइस तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप सभी का जो 25 मई को प्रीलिम्स हुआ है वो अच्छा गया होगा। पेपर की बात करें तो हम मॉडरेट कैटेगरी का पेपर था, बहुत टफ भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था। बट अगेन सी सेट का पेपर जो था वो थोड़ा लेंदी और हम टफ कैटेगरी में रख सकते। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। जैसा भी गया हो आप क्या कर सकते हैं, मेंस की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम अराउंड 37 चैप्टर्स देख चुके हैं। हम जो लास्ट चैप्टर देख रहे थे वो था चैप्टर नंबर 38 विच वाज अबाउट द लोक अदालत एंड द अदर कोर्ट्स। इस लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं इस लेक्चर्स का, जिसके अंदर हमने बात की थी लोक अदालत एक्चुअल में होती क्या है, लोक अदालत से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या प्रोविज़न हैं। इसके अलावा हमने बात की थी लोक अदालत का मीनिंग क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स देखे थे। टाइप्स ऑफ लोक अदालत देखा था हमने नेशनल स्टेट लेवल पे और परमानेंट लेवल पे, उसके कुछ बेनिफिट समझे थे। देन हमने परमानेंट लोक अदालत के बारे में समझा था क्या होती है, क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं। देन लास्ट में हमने बात की थी फैमिली कोर्ट की। ये सारी चीज़ें क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो स्पीडी और इफेक्टिव मैनर में क्या करते हैं, जस्टिस डिलीवर करते हैं, अनलाइक रेगुलर कोर्ट विच इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। तो उसी का क्या अल्टरनेटिव है, जो क्या है अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप की कोर्टें हैं काम करती है। ऑलराइट, फैमिली कोर्ट तक हम लोग देख चुके थे। आज जो हमें टॉपिक देखना है, दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है इसके, एक है ग्राम न्यायालय, देन है कॉमर्शियल कोर्ट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। तो नाम से पता पड़ रहा है आपको, ग्राम का मतलब क्या होता है, विलेज। तो ऐसी कोर्ट जनरली जो क्या है विलेज लेवल पे या तालुका लेवल पे हमको देखने को मिलती है। कैसे एस्टेब्लाइज की गई, तो ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टेच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि 2008 के अंदर एक एक्ट लाया गया था जिसको बोला गया था ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई थी जिसके थ्रू क्या है ये ग्राम न्यायालय एस्टेब्लाइज की गई थी। इसका मतलब ये क्या है, लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है, यानी कि स्टेच्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। याद रखना ग्राम न्यायालय ये क्यों प्रोवाइड की गई थी कि भाई हम ग्रास रूट यानी कि विलेज के लेवल पे, एकदम बेस लेवल पे क्या कर सके हैं, एक्सेस प्रोवाइड कर सके जस्टिस का। किसको, सिटीजन ऑफ इंडिया को, कि उनके डोर स्टेप पे क्या किया जा सके, उनको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। जिससे क्या है ये इंश्योर हो कि भाई अपॉर्चुनिटी फॉर द सिक्योरिंग जस्टिस जो है वो डिनाई नहीं किया जाए किसी भी सिटीज़न को ड्यू टू देयर सोशियो इकोनॉमिकल और अदर डिसेबिलिटीज़। इन सभी के कारण जो हमारे सिटीजन्स हैं विलेज लेवल पे, खास करके ग्रास रूट लेवल पे, उन्हें क्या है जस्टिस डिनाई नहीं किया जाए। इसीलिए 2008 के अंदर क्या एस्टेब्लाइज किया गया, ग्राम न्यायालय एस्टेब्लाइज की गई थ्रू द मीन्स ऑफ एक्ट, यानी कि स्टेच्यूटरी बॉडी है। क्या क्या ऐसे रीज़न थे ये स्टेबलाइज करने के, ग्राम न्यायालय जो एस्टेब्लाइज करने के क्या क्या रीज़न देखने को मिलते हैं। अगर उसकी बात करें तो जब पार्लियामेंट ने क्या किया था, ये एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, तब उसने कुछ रीज़न्स दिए थे। क्या कि पहला रीज़न उन्होंने बताया भाई हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जिनको क्या है जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं किया जा सकता। और ओवरऑल वर्ल्ड भी देखने को मिलते हैं और इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A है, यानी कि DPSP का आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39A है। वो भी क्या करता है, वो भी बात करता है फ्री लीगल एड टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसी आर्टिकल को सच साबित करने के लिए DPSP के गवर्नमेंट का ये आर्ग्यू था कि गवर्नमेंट क्या लाइए, ग्राम न्यायालय एक्ट लेके आइए ताकि फ्री लीगल एड इंश्योर की जा सके डिसएडवांटेज इन द पुअर सेक्शंस को। इसके अलावा और क्या रीज़न दिया गया, तो गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया कि भाई ये जो प्रोसीजर है रेगुलर कोर्ट की उसको क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। और सिंप्लीफाई किया भी क्या, सिंप्लीफाई कैसे किया गया, तो सिंप्लीफाई किसको किया गया था कि भाई जो प्रोसीजर लॉ है उसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। ग्राम न्यायालय के अंदर रेगुलर कोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग काम तो होता नहीं है। रेगुलर कोर्ट के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, बट ग्राम न्यायालय में जनरली क्या होता है, हम लोग कोड ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। और अलग अलग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें से एक रिजोल्यूशन हमारा क्या देखने को मिलता है, ग्राम न्यायालय भी देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग देख चुके लोक अदालत वगैरह, फैमिली कोर्ट वगैरह, तो वो भी क्या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी कि रेगुलर कोर्ट से अल्टरनेटिव एक हमको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म मिल जाता है। तो ये भी क्या है, एक रीज़न बताया गया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो लॉ कमीशन था उसकी भी रिकमेंडेशन थी। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी
114 यानी कि 114th रिपोर्ट थी किसकी, लॉ कमीशन की। उसने भी क्या है अपनी लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये बताया था कि हम क्या बना सकते हैं, ग्राम न्यायालय बना सकते हैं, जो क्या करेंगे, गांव के लेवल पे लोगों को स्पीडी इन एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता और सब्सटेंशियल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ग्राम न्यायालय एक्ट है 2008 का लेके आई थी। तो पूछे ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो किसकी रिकमेंडेशन से लाई पार्लियामेंट, तो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन। कौन सी रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, तो 114वीं रिपोर्ट थी, जिसके थ्रू ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने लेके आया ताकि पुअर सेक्शंस को ग्राम लेवल पे क्या किया जा सके, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा एक और रीज़न की हम बात करें तो भाई जस्टिस टू द पुअर एट देयर डोर स्टेप इज़ अ ड्रीम ऑफ द पुअर, और इसी ड्रीम को क्या करती है ये ग्राम न्यायालय जो है वो फुलफिल करती है। भाई पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको डोर स्टेप यानी उनके घर पे ही क्या मिले, जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, तो उसका फुलफिल भी वो भी क्या एक नीड है, हम बोल सकते हैं किसकी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की विलेज लेवल पे। तो वो नीड को कौन फुलफिल करता है, ये ग्राम न्यायालय जो है फुलफिल करती है। तो ये कुछ रीज़न हमें देखने को मिलते हैं, और याद रखना लॉ कमीशन की रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके रिकमेंडेशन पे ग्राम न्यायालय एस्टेब्लाइज की गई। तो ये कुछ रीज़न देखने को मिलते हैं जिसके बेस पे ग्राम न्यायालय जो है एस्टेब्लाइज की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करें कुछ फीचर्स की कि किस तरीके की होती है ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय जो है ये क्या होती है, एक टाइप की हम बोल सकते हैं एक जुडिशल, ये कोर्ट होती है जुडिशल मजिस्ट्रेट की ऑफ द फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो होती है हमें जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलती है, उस लेवल की ये कोर्ट देखने को मिलती है। और इनको प्रिजाइड कौन करते हैं, तो भाई न्यायाधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राम न्यायालय को प्रिजाइड करते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट की हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के से कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, फिर क्या करेगी, चेयरमैन को अपॉइंट करेगी जो होगा न्यायाधीश किसका, ग्राम न्यायालय का। तो ये हमें पता होनी चाहिए। जनरली ये जो ग्राम न्यायालय है ये एस्टेब्लाइज की जाती है एवरी पंचायत लेवल पे एट द इंटरमीडिएट लेवल, और कई बार ग्रुप ऑफ कंटीजियस पंचायत, कोई ग्रुप ऑफ पंचायत हैं सभी के बीच में भी एक ग्राम न्यायालय हो सकती है। और कई बार क्या होती है, अगर बड़ी ग्राम पंचायत हो तो उनके लिए अलग से क्या हो सकती है, ग्राम न्यायालय हो सकती है। याद रखना ये चीज़ें किस लेवल पे होती है तो हमें पता होनी चाहिए। और ये जो न्यायाधिकारी होता है जो प्रिसाइड करता है ये ग्राम न्यायालय को, वो क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो भी उसकी सैलरीज़ हैं और उसकी जो पावर है वो कैसी होगी, सेम होगी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, जो कि क्या करता है, काम करता है अंडर द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, तो उसकी सैलरीज वगैरह भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितनी ही होनी चाहिए। और दूसरा फीचर्स क्या है इस ग्राम न्यायालय का, ये क्या होगी, एक मोबाइल कोर्ट होगी। मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोर्ट जो मूवमेंट करती होगी, यानी कि इन शॉर्ट क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं एक व्हीकल्स के थ्रू क्या होती है, वहाँ पे कुछ जजेस होंगे, ये चेयरमैन वगैरह बैठते होंगे, ये गांव टू गांव क्या करेगी, ग्राम न्यायालय जो है वो व्हीकल्स के थ्रू मूव करेगी, और जिसको भी जस्टिस लेना है, जिसको वो क्या है अपनी कंप्लेन जिस गांव में वो आती है तब अपनी कंप्लेन लेके जाएंगे, और उसको उधर ही क्या किया जा सकेगा, स्पीडी मैनर में रिजॉल्व किया जा सकेगा थ्रू द आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशंस। और ये जो कोर्ट है वो क्या करती है, बोथ क्रिमिनल एंड सिविल दोनों केसेस को सुनती है। याद रखना ग्राम न्यायालय। ठीक है, इस प्रकार सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस की पावर देखने को मिलती है। तो ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स की भी बात करें हम ग्राम न्यायालय के, तो सबसे पहले लोकेटेड कहाँ होगी, तो लोकेटेड होगी एट द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। पंचायत का जो हेड क्वार्टर्स होगा यानी मेन लोकेशन होगी पंचायत की, वहाँ पे ये लोकेटेड होगी। क्या, ग्राम न्यायालय, और मूविंग वगैरह भी करती रहेगी। इसके अलावा ग्राम न्यायालय जो है वो क्या करेगी, ट्राई करेगी क्रिमिनल केस को, सिविल सूट को, और क्लेम और द डिस्प्यूटेड केस हैं वो जो कि उसके फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में लिखे गए। ये जो एक्ट है 2008 का, उसका क्या है, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल है। इसके अंदर क्या है, कुछ केसेस दिए गए हैं सिविल से रिलेटेड, क्रिमिनल केस से रिलेटेड, डिस्प्यूट के कुछ केसेस है, सिविल सूट के कुछ केसेस हैं, वो दिए गए। उन सभी केसेस को कौन डील कर सकता है, ग्राम न्यायालय जो है वो डील कर सकती है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट क्या है, दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो क्या कर सकती है, ये फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है ग्राम न्यायालय एक्ट का, उसको अमेंड कर सकती है एज पर देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कंपेटेंस। तो दोनों क्या कर सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी दोनों क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्राम न्यायालय जो है वो क्या करेगी, समरी प्रोसीजर फॉलो करेगी इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस जो होंगे उसमें किस तरीके की प्रोसीजर फॉलो करेगी, तो समरी प्रोसीजर, और वो समरी प्रोसीजर क्या होगी, एक्ट में दी होगी, और हाई कोर्ट जो है वो भी क्या करेगी, उसको टेक केयर करेगी। तो वो प्रोसीजर फॉलो करनी है इन केस ऑफ क्रिमिनल
प्रोसीडिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्राम न्यायालय की, तो ग्राम न्यायालय जो है वो एक्सरसाइज करेगी उसकी पावर जो है सिविल कोर्ट की, और सर्टेन मॉडिफिकेशंस भी दिए जाएंगे। वो मॉडिफिकेशंस कौन देंगे, तो हो सकता है हाई कोर्ट दें। तो वो स्पेशल प्रोसीजर जो हाई कोर्ट देगी वो प्रोसीजर क्या करना है, सिविल केसेस के अंदर फॉलो करनी है, और सम क्रिमिनल केसेस के अंदर भी वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। कुछ तो एक्ट के अंदर दी गई है और कुछ हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा, वो प्रोसीजर फॉलो करनी है किसको, ग्राम न्यायालय को, इन केस ऑफ सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। ज़्यादातर ये ग्राम न्यायालय जो हैं वो क्या करेगी, डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करेगी बाय ब्रिंगिंग अबाउट द कंसिलिएशंस बिटवीन द पार्टीज़, ताकि फटाफट जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। सेम फैमिली कोर्ट और लोक अदालत भी यही कर रहे थे। तो हो सके तो कंसिलिएशन जो है वो उसका फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा ग्राम न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा क्या किया जाएगा, ये जो जजमेंट हैं और ऑर्डर हैं जो ग्राम न्यायालय पास करते हैं, शैल बी डीम टू बी अ डिक्री एंड नॉट टू वॉइड डिले इन द एग्जीक्यूशन। द ग्राम न्यायालय शैल फॉलो द समरी प्रोसीजर फॉर इस एग्जीक्यूशन। भाई जल्द से जल्द क्या किया जाएगा, ग्राम न्यायालय जो है वो अपने जजमेंट जो है पास जो है वो वगैरह करेगी, ज़्यादा डिले उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम न्यायालय हैं शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट है 19 या 1872 का। इसके अंदर जो एविडेंस की प्रोसीजर फॉलो की जा सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं फॉलो होगी। तो क्या फॉलो होगी, तो ग्राम न्यायालय में होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यही प्रोसीजर फॉलो करेगी क्या, ग्राम न्यायालय। क्या है आप पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है ग्राम न्यायालय के द्वारा। इसके अलावा क्या अपील नहीं की जा सकती ग्राम न्यायालय के विरुद्ध में, यस अपील भी की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है, तो देखिए अगर सिविल केस है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, बट विद इन द 6 मंथ ऑफ जजमेंट। तो सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कर सकते हो। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस के लिए क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हो, बट अगेन विद इन द 6 मंथ के अंदर क्या करना होगा, केस जो है डिस्प्यूट जो है उसको सुनना होगा और सॉल्व करना होगा। तो सिविल केस जो है वो अगर है तो ग्राम न्यायालय के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बट विच शैल बी हियर्ड इन द डिस्पोज विद इन द 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर उसको पर सुन के ये जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट उसको क्या कर सुनना भी होगा और उसको साइड लाइन भी करना होगा, सॉल्व भी करना होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो किसके देखने को मिलते हैं, हमको ग्राम न्यायालय के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें किस तरीके से एस्टेब्लाइज की गई है ग्राम न्यायालय, तो अगेन स्टेचुटरी है, 2008 का एक्ट है उसके थ्रू बनाई गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लाइज करती है क्या, ग्राम न्यायालय विद द कंसल्टेशन ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। हम लोग बात कर चुके हैं। तो बनाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। किससे कंसल्ट करेगी, हाई कोर्ट से, और फिर इसको बनाएगी। बट याद रखना एक्ट जो है 2008 का ग्राम न्यायालय एक्ट है वो ये मैंडेटरी नहीं करता है स्टेट पे कि आपको ये ग्राम न्यायालय सेट करना ही होगा। ये स्टेट की डिरोगेटरी देखने को मिलती है, स्टेट की पावर देखने को मिलती है। उन्हें लगता है कि हाँ ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं। बाकी एक्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं करता है कि स्टेट को क्या करना होगा, ग्राम न्यायालय एस्टेब्लाइज ही करनी होगी। बट पंचायत के अंदर होता है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जब पंचायत पढ़ेंगे। ठीक है। बट इनफैक्ट मेजोरिटी स्टेट जो है उन्होंने क्या किया है, तालुका लेवल पे जनरली जो है इस टाइप की ग्राम न्यायालय जो है वो सेटअप कर रखी है मेजोरिटी स्टेट ने। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है ग्राम न्यायालय के अंदर, जैसे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है, कंकरेंट जुडिक्शंस ऑफ द रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट का जुडिक्शंस आ रहा है, केस का आ रहा है, दोनों में क्या होता है, डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, फंड की हमको अवेलेबिलिटी कम देखने को मिलती है। फिर कई बार नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नोटरीज, स्टैम्प वेंडर्स, ये सारी चीज़ें भी कई बार नहीं मिलती हैं। यानी छोटे मोटे क्या हैं इसके अंदर हमें देखने को मिलता है प्रॉब्लम, जिसके कारण ये प्रॉपर ऑपरेशनलाइज नहीं होती है। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। कई बार क्या है, कुछ रिकमेंडेशन दी गई है स्टेट गवर्नमेंट और द हाई कोर्ट को, अगर किस तरीके से एस्टेब्लाइज करनी है ग्राम न्यायालय को, तो स्टेट गवर्नमेंट को इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट देखना है कि भाई इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं, लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके थ्रू सॉल्व हो पाएगी या नहीं। फिर क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें कंसर्न करके उसके बाद ये एस्टेब्लाइज करनी है, और मैंडेटरी नहीं है अंडर द एक्ट ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको ग्राम न्यायालय जो है ये समझ आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का हमारा कॉमर्शियल कोर्ट। ये कॉमर्शियल कोर्ट क्या है समझते हैं इसको। देखो जैसे कि हमने बात की थी लास्ट टॉपिक के अंदर, ग्राम न्यायालय ग्राम लेवल पे इशू को सॉल्व करती है, वैसे ही नाम से ही पता पड़ रहा है कॉमर्शियल कोर्ट। तो कॉमर्शियल कोर्ट क्या करेगी भाई, सीधी सी बात है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट होंगे उसको क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी। तो अगेन कैसे एस्टेब्लाइज हुई, तो 2005 में
कैसे, तो पार्लियामेंट जो है वो एक्ट लाके, अब ये भी जिस तरीके से हमने देखा ग्राम न्यायालय, वैसे भी अगर एक्ट लाके अगर गवर्नमेंट इस बॉडी को भी बनाई, इसका मतलब ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक्ट के थ्रू क्या क्या एस्टेब्लाइज किया गया था, कॉमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लाइज की थी। इसके अलावा कॉमर्शियल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील करनी है तो उसके लिए कॉमर्शियल एपिलेट कोर्ट भी एस्टेब्लाइज की थी। इसके अलावा कॉमर्शियल डिवीज़न एंड द कॉमर्शियल एपिलेट डिवीज़न भी एस्टेब्लाइज किया था। कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट लेवल पे ही एस्टेब्लाइज की जाती है। भाई हाई कोर्ट में जो भी कॉमर्शियल मैटर से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं उसको कौन डील करेगा, कॉमर्शियल कोर्ट डील करेगी। 2005 में पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब इसको डिफाइन भी किया गया है कि भाई कॉमर्शियल डिस्प्यूट कौन से होंगे ये एक्ट के अंदर, तो कौन से होंगे, तो ऐसे डिस्प्यूट जिसके अंदर क्या होगा कि भाई ऐसे डिस्प्यूट जो अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द, कोई मर्चेंट के ट्रांजैक्शन है, बैंकर्स के ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियली मैटर्स हैं, ट्रेड हो रहे हैं अलग अलग चीज़ के, वो सारी चीज़ों के डिस्प्यूट क्या होंगे, कॉमर्शियल डिस्प्यूट होंगे। हम समझते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस के ट्रांजैक्शन है, मर्चेंट के बीच में ट्रांजैक्शन है, वो सब कॉमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं और उसको कौन डील करेगा, कॉमर्शियल कोर्ट डील करेगी। 2005 में बनाई गई थी। ठीक है, रीज़न क्या बताया गया, गवर्नमेंट ने क्या रीज़न बनाया कि क्यों इस टाइप की कोर्ट जो है वो एस्टेब्लाइज की थी, तो गवर्नमेंट जो है वो 2015 के अंदर, याद रखना ये कब एस्टेब्लाइज की गई थी, 2015 में, याद रखना कंफ्यूज नहीं होना है हमें, कब एस्टेब्लाइज की थी, तो कॉमर्शियल कोर्ट जो है वो 2015 में एस्टेब्लाइज की गई थी थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट ऑफ 2015। अभी मैंने 5 बोला, सॉरी फॉर दैट, पर ये 15 में एस्टेब्लाइज की गई थी। 5 में तो ग्राम न्यायालय आई थी, 15 में ये एस्टेब्लाइज की गई थी। गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट ने क्या रीज़न बताया इस टाइप की कोर्ट जो है वो एस्टेब्लाइज करने का, तो सबसे पहले वही स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एट द हाई वैल्यू कॉमर्शियल, यानी कि ज़्यादा पैसों की वैल्यूज़ होगी कॉमर्शियल लेवल पे जो डिस्प्यूट होंगे उनको ये क्या करेगी, इस टाइप की कोर्ट जो है वो रिजॉल्व करेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर क्या होती है, हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल की बाबत जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस टाइप की कोर्ट में क्या होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जो इजीली उसको क्या कर सकेंगे, डील कर पाएंगे। सेम लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखने को मिलती है हमको, 253rd रिपोर्ट लॉ कमीशन की। उसने भी क्या बोला था कि आप क्या करो, जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हैं उनको डील करने के लिए इस टाइप की कॉमर्शियल कोर्ट बनाओ, इसके अलावा कॉमर्शियल डिवीज़न भी बनाओ, कॉमर्शियल एपिलेट डिवीज़न भी बनाओ। कहाँ पे, हाई कोर्ट लेवल पे, हाई कोर्ट के अंदर, ताकि इस टाइप के केसेस जो हैं उसको सुन लिया जा सके। तो याद रखना लॉ कमीशन की 253 रिपोर्ट जो आई थी उसने भी कॉमर्शियल कोर्ट की रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा ये जो रिकमेंडेशन दी थी उसी के बेस पे क्या किया गया, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया बिल जो क्या करेगा, इस तरीके के कॉमर्शियल डिस्प्यूट को हर्ड करेगा। और उसी बिल के बेस पे 2015 में क्या किया गया, कॉमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लाइज की गई। कुछ फीचर्स की बात करें हम लोग कॉमर्शियल कोर्ट के, तो क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो याद रखना फीचर्स के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कॉमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लाइज कर सकती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर द पर्पस हम देख चुके हैं कॉमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, याद रखना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है में विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट हैविंग द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुडिक्शंस कॉन्स्टिट्यूट द कॉमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कॉमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ सकती है और एस्टेब्लाइज कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज करेगी। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और फीचर की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकती है और ऑर्डिनरीली ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन जो हैं वो डेजिग्नेट कर सकती है किसको, कि भाई इस टाइप के जो कॉमर्शियल मैटर हैं उसको सुनने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट्स तो उसके पास हैविंग ऑर्डिनरीली ओरिजिनल सिविल जुडिक्शंस द चीफ जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट द कॉमर्शियल डिवीजन हो गया फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सरसाइजिंग द जुडिक्शंस ओवर द कॉमर्शियल डिस्प्यूट। भाई हाई कोर्ट के अंदर भी क्या है, जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके का डिवीज़न भी बना सकते हैं कॉमर्शियल मैटर्स को सुनने के लिए। तो हाई कोर्ट इसके पास भी पावर होती है विद इन द हाई कोर्ट के, वो इस टाइप के कॉमर्शियल डिवीज़न बना सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट तो क्या है, इस टाइप के कॉमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लाइज कर ही सकती है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के तो शेल कॉन्स्टिट्यूट द कॉमर्शियल एपिलेट डिवीजन टू हियर द एपिलेट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कॉमर्शियल कोर्ट। सीधी सी बात है भाई, कॉमर्शियल कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया उसको चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इसको चैलेंज करने के लिए कॉमर्शियल एपिलेट डिवीज़न भी बना सकती है। भाई यहाँ से केस हार गए तो डिवीज़न अपील की जा सकती है कहाँ पे, ये एपिलेट डिवीज़न पे। ये कौन बना सकता है, हाई कोर्ट बना सकती है। इसके अलावा वैल्यूज़, भाई कितने पैसों से रिलेटेड मिनिमम कितना अमाउंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमर्शियल कोर्ट में जा सकते हैं अपने मैटर को लेके, कॉमर्शियल मैटर को लेके। तो इनिशियली क्या किया गया था इसको भी 3 लाख
और उससे ज़्यादा के केसेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमर्शियल कोर्ट में ले जा सकते हैं। फिर 2018 के अंदर इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया। 2018 के अंदर ये वैल्यू जो है, सॉरी पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिड्यूस करके क्या किया गया, 3 लाख रुपीज़ कर दिया गया। यानी प्रेजेंटली आपके 3 लाख या उससे ज़्यादा के कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के मैटर्स है, आपके डिस्प्यूट है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमर्शियल कोर्ट में जा सकते हो एज़ पर द अमेंडमेंट 2018। ठीक है, पहले 1 करोड़ हुआ करती थी। इसका मतलब ये जो प्रोविज़न है ये मेड फॉर द कंपल्सरी मीडिएशन बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट। मतलब कि भाई इस तरीके के डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रेगुलर कोर्ट में ले जाने से पहले क्या करना होगा, कंपलसरी मीडिएशन के काम करने होंगे। भाई अगर बाहर ही मीडिएशन होके मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो कमर्शियल कोर्ट में भी जाने की क्या ज़रूरत है। तो इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविज़न है 2015 के कि भाई पहले आप मीडिएशन के क्या करो, ट्राई करो, मीडिएशन हो जाता तो इस तरीके के सिविल सूट को इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके के प्रोविज़न भी हमको कमर्शियल कोर्ट में देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कॉमर्शियल, क्या याद रखना है आपने प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई कॉमर्शियल कोर्ट होती है 2015 में बनाई गई थी थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी स्टेचुटरी बॉडी है। और इसका काम क्या है, कॉमर्शियल मैटर जो है उससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसको सुनने का। इसको हाई कोर्ट भी बना सकता है और गवर्नमेंट भी बना सकती है, कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। और 3 लाख से ज़्यादा के केसेस होंगे वो क्या किए जा सकते हैं, कॉमर्शियल कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। कि 3-4 डिटेल आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, इसका मतलब कॉमर्शियल कोर्ट और ग्राम न्यायालय दोनों क्या है, स्टेचुटरी बॉडी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो पूरा था लोक अदालत पे, जो आपका चैप्टर नंबर 38 था। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या हमने डिस्कस किया इनिशियली। अगर स्टार्टिंग से बात करें इस चैप्टर के अंदर हमने बात की लोक अदालत क्या होती है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है हमारे डीपीएसपी का, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 1422 जो कि क्या है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की बात करता है। एक्ट भी लाया गया था 1987 के समथिंग, जिसको हम लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू लोक अदालत, और लोक अदालत होती क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, परमानेंट लोक अदालत क्या है, फैमिली कोर्ट क्या होती है, ग्राम न्यायालय क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, कमर्शियल कोर्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी इस चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 39 विच इज़ पंचायती राज। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।